हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस सेशन में हम लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपका केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करने के पहले ना एक बहुत ही प्यारा सा हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हिस्ट्री क्या है ना कि देखिए, क्यूरियोसिटी टू सर्च फॉर मेटल्स। ये क्यूरियोसिटी जो है ना भैया, ये बहुत ही बुरी चीज है। बुरी चीज भी है और अच्छी चीज भी है। देखिए, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को जानने का इच्छा। सो ह्यूमन बीइंग का एक कॉमन टेंडेंसी होता है ना कि वो हमेशा कुछ ना कुछ खोजने में लगा रहता है, कुछ ना कुछ वो चुदुर बुदुर करते रहेगा, कुछ ना कुछ वो खोजते रहेगा, है ना। तो ये जो क्यूरियोसिटी जो होता है ना, क्यूरियोसिटी की वजह से आदमी के पास एक बोलिए कि इच्छा रहता है, जानने का इच्छा रहता है कि नया नया चीज को खोजने का। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको हम एक पैकेट देते हैं और उस पैकेट को बोलते हैं कि इसको खोलना नहीं है। आप मन में सोचिएगा क्या बात है सर, ये पैकेट दिए हुए हैं, जरूर इसमें कोई राज है, जरूर हम तो खोल के देखेंगे भैया। तो ये जो जानने का इच्छा, ये जानने का इच्छा के वजह से जो है ना, हम लोग सारा चीज को डिस्कवर कर पाए या फिर बोले नया नया चीज को हम लोग इन्वेंट कर पाए। ठीक है ना। तो अब इस जानने का इच्छा के वजह से क्या हुआ ना कि ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे स्पेस तक पहुंचा, समुंदर के नीचे पहुंचा, जमीन के नीचे पहुंचा। उसी तरह से फिर और देखा जाए तो इवन की बॉडी के अंदर भी पहुंच गया। ठीक है, हम लोग का हार्ट, लंग्स वाले इस सभी ऑर्गन्स के बारे में जानने के लिए इवन कि हम लोग अपना डीएनए के साथ भी छेड़छाड़ करना सीख गए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी का नतीजा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, as we know, human beings are very much curious about nature around itself. Due to this curiosity, they went to space, deep under oceans and earth crust, inside human body even. The discovery of elements started 8,000 years ago. भैया, ये 8,000 साल पहले जो है ना, ये एलिमेंट्स का खोज चालू हो गया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे चालू हुआ था। तो चालू ऐसे हुआ था कि देखिए, when the Greek philosopher saw ordinary metals going into the foundries at Alexandria, Egypt. Egypt में एक जगह है Alexandria. A large amount of gold and silver coming out. They assumed that the craftsmen were changing ordinary substance into gold and silver. Thus began the search of philosopher's stone. ठीक है ना। तो आज से हजारों साल पहले, उस जमाने में, उस समय का ग्रीक का जो फिलोसोफर लोग थे ना, वो लोग सोचते थे कि आखिर ये गोल्ड सिल्वर मिल कैसे रहा है। तो उन लोग का एक कंसेप्ट था ना। देखिए, अलेक्जेंड्रिया एक जगह का नाम मेंशन किया गया है। तो इस जगह पे क्या होता था ना कि देखा गया कि जो क्राफ्ट्समैन, मतलब वहां का जो आदमी लोग है जो वहां पे काम करते थे, तो उन लोग क्या करते थे, जो ऑर्डिनरी सब्सटेंस, जो जमीन से बोली कि जो पत्थर के रूप में जो ओर निकल रहा है, उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर प्यूरिफिकेशन करने के बाद उससे क्या होता था, गोल्ड सिल्वर जैसा महंगा एलिमेंट्स, महंगा मेटल्स मिलता था। तो फिलोसोफर्स लोगों को सोचना था कि ये कहीं ना कहीं ये जो क्राफ्ट्समैन लोग हैं ना, इन लोगों का चमत्कार है। ये लोग क्या कर रहे, ये लोग चेंज कर रहे ये ऑर्डिनरी सब्सटेंस को गोल्ड और सिल्वर में। तो उन लोगों ने क्या किया ना, धीरे धीरे उन लोग के मन में एक कंसेप्ट आया फिलोसोफर स्टोन का। अब देखिए, ये फिलोसोफर स्टोन क्या है। ठीक है, देखिए फिलोसोफर स्टोन क्या है ना, अ मैजिकल सब्सटेंस विच कुड चेंज एनी बेस मेटल इनटू गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, ये फिलोसोफर सब्सटेंस जो था ना, ये क्या था कि एक कहीं कंसेप्ट था कि कुछ एक ऐसा सब्सटेंस होगा, कुछ एक बेस सब्सटेंस होगा, जिससे क्या कर सकते हैं ना कि हम लोग गोल्ड और सिल्वर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि हम मार्केट से सब्जी लेके आएंगे, तब ना उससे हम कुछ बनाएंगे और उसको खाएंगे, तो सब्जी बोलिए कि मेरे लिए बेस सब्सटेंस है। सेम तरीका से इन लोगों का कुछ कहना था कि कुछ एक चमत्कारी, कुछ एक मैजिकल पत्थर होगा, ठीक है, जिससे कि क्या कर सकते हैं ना, हम लोग गोल्ड और सिल्वर बना सकते हैं। हालांकि क्या हुआ ना, द एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट मतलब क्या, उस जमाने का जो पुराना केमिस्ट,
जो केमिस्ट्री रिलेटेड जो स्टडी करते थे उनको केमिस्ट कहा जाता था, पुराने केमिस्ट लोगों को एल्केमिस्ट कहा जाता था। तो कुड नॉट फाइंड आउट द फिलोसोफर स्टोन बट मेड मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। तो क्या हुआ ना, ये जो मैजिकल पत्थर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि फिलोसोफर स्टोन के बारे में ये तो नहीं मिला, ठीक है ना, ये तो नहीं मिला, लेकिन इसी को खोजने के चक्कर में जो है ना हम लोग नया नया बहुत सारा डिस्कवरी आज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हिस्ट्री। अब स्टार्ट करते हैं जो मेन आपका टॉपिक में है। अब देखिए देखिए सबसे पहला चीज जो हम लोग को स्टडी करना है वो क्या है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को मेनली देखिए हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है ना वो है आपका, सबसे पहला पार्ट देखिए हम लोग का मेटल्स, सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका नॉन मेटल्स, और थर्ड जो है वो है आपका मेटलॉइड्स, ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट देखिए मेटल, मेटल का एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मरकरी हो गया, ये सब क्या है ना कि कहीं ना कहीं मेटल्स का एग्जांपल है। नॉन मेटल्स का एग्जांपल का अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या हो गया आपका नॉन मेटल्स हो गया। और उसी तरह से मेटलॉइड्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या हो गया ना मेटलॉइड्स हो गया। अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं कि भैया ये मेटल्स किसको कहेंगे, नॉन मेटल्स किसको कहेंगे, और मेटलॉइड्स किसको कहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को, मेटलॉइड्स को और नॉन मेटल्स को कहां पे दर्शाया जाता है, कहां पे ये लोग लोकेटेड है। तो ये जो आप ग्रे कलर का जितना भी एलिमेंट्स देख रहे हैं ना, ये ग्रे कलर का जितना भी एलिमेंट्स है, ये सारा का सारा एलिमेंट्स क्या है ना, ये सारा का सारा एलिमेंट्स मेटल कहलाता है। सॉरी, मतलब आप कह सकते हैं कि जितना भी हम लोग के पास ये सारा का सारा जो है ना हम लोग के पास नोन एलिमेंट्स है, ये सारा का सारा नोन एलिमेंट्स में ज्यादातर जो है ना, इवन कि ये सब भी ज्यादातर जो है ना वो सब क्या है मेटल्स है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा, ये जो ब्लू कलर में जो मेंशन किया हुआ है ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो क्या है ना ये सब क्या है मेटलॉइड्स है, ठीक है। आगे जाके डिस्कस करेंगे मेटल्स किसको कहते हैं, मेटलॉइड्स किसको कहेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका येलो कलर में दर्शाया हुआ है ये सबको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नॉन मेटल्स का मात्रा जो है या फिर नॉन मेटल्स का काउंटिंग जो है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स जो है बहुत सारा है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जो कि दूसरे एलिमेंट से या फिर बोले दूसरे आपका नॉन मेटल से अलग है यहाँ पे पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एज ए नॉन मेटल ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स को भैया हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मेटल्स का डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं। देखिए मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स हु हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। They have capacity to lose electrons and form cations। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, आशा करता हूं कि आप लोग क्लास 9 में इसको सीख चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग बनाते हैं ना, के सेल, एल सेल, गोल 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 बनाते थे ना, के सेल, एल सेल, तो जो सबसे लास्ट ऑर्बिट होता था, जो लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स क्या होगा ना, मेटल्स ऐसा एलिमेंट को कहेंगे जिसका लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेटल्स कहते हैं। और क्योंकि इनके पास 1, 2 या फिर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ऑक्टेट रूल भैया पढ़े है ना क्लास 9 में, तो वो क्या करेगा, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और लूज करने के वजह से क्या हो गया ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम लोग कहते हैं कैटायंस, ठीक है ना। अब आप पूछिएगा सर ये आयंस क्या होता है, तो देखिए एटम्स तो आप लोग जानते हैं ना, एटम्स। अब जो चार्ज एटम्स होता है, एटम के अंदर जनरली कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर बोलिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज करने के वजह से ना उसके अंदर कुछ चार्ज आ जाता है ना। तो जो लूज करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं कैटायंस,
ठीक है, क्लियर है। तो मेटल्स का डेफिनेशन आप सिंपल सा दे सकते हैं कि सर जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग मेटल कह पाएंगे। और इन लोगों का एक कॉमन टेंडेंसी या फिर बोले इसका नेचर होता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और वो कैटायन बनाता है, ठीक है ना। देखिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए ये सोडियम का एग्जांपल है ना। देखिए सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में आप देख रहे हैं ना एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। लास्ट ऑर्बिट, ये जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, तो देखिए मैग्नीशियम का लास्ट ऑर्बिट ये हो गया आपका के सेल, एल सेल, एम सेल। तो देखिए लास्ट ऑर्बिट में क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मात्र क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो लास्ट ऑर्बिट में जिसका 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है आपका वो देखना है कि नॉन मेटल्स किसको कहेंगे। तो नॉन मेटल्स भैया किसको कहेंगे, द एलिमेंट्स दैट हैव 4, 5, 6 या फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर वही कहानी, जिसका लास्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6 या फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि इसके पास 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है लास्ट ऑर्बिट में, तो ये इजीली तो इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भैया वो कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एनायंस, क्लियर है। जो नेगेटिव चार्ज एटम्स होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायंस कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखिए ऑक्सीजन का केस अगर हम लेते हैं, देखिए ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम क्लोरीन का बात करते हैं तो देखिए तो इसका लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जिसका भी लास्ट ऑर्बिट में 4 से ज्यादा, 4, 5, 6 या फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। और क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसका बोलिए कि नेचर ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो गेन करता है तो वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए अब बात आता है कि भैया ये मेटलॉइड्स क्या होता है, नोबल एलिमेंट्स क्या होता है। ये तो ना तो मेटल कैटेगरी में आएगा ना तो नॉन मेटल कैटेगरी में आएगा, है ना। तो देखिए मेटलॉइड्स किसको कहेंगे ना, मेटलॉइड्स बिहेव बोथ एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो वो क्या करता है ना, किसी किसी जगह पे वो एज अ मेटल एक्ट करता है और किसी किसी जगह पे वो एज अ नॉन मेटल एक्ट करता है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स। ऐसा एलिमेंट्स जो कि किसी किसी जगह पे एज ए मेटल एक्ट करे या फिर किसी किसी जगह पे वो एज ए नॉन मेटल भी एक्ट करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स कहेंगे। जैसे आपका बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नोबल एलिमेंट्स, देखिए नोबल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, नोबल एलिमेंट्स मतलब जो पीरियडिक टेबल में दिखाए ना, सबसे 8वां ग्रुप में, सबसे लास्ट वाला ग्रुप में, 18th ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें क्या था ना कि उसका लास्ट ऑर्बिट में देखिए क्या होता है, उसका लास्ट ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा भैया, तो वो तो ऑलरेडी ऑक्टेट को पूरा कर चुका है। तो ऑक्टेट को पूरा कर चुका है, इन दैट केस ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना। और ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या होगा भैया, वो क्या रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, वो तो अपना नॉर्मल स्टेट में ही रहेगा, है ना। तो नॉर्मल, इसी को हम लोग कहते हैं नोबल मेटल्स कहते हैं इसको, सॉरी नोबल एलिमेंट्स कहते हैं इसको, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें आर्गन, एआर फॉर आर्गन, आर्गन का बात करें, देखिए तो इसका लास्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल क्या है ना, इसका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा कर चुका है, जिसके वजह से ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसके वजह से ये रिएक्शन दूसरे एलिमेंट के साथ जल्दी नहीं करता है, नॉर्मल स्टेट में ये रिएक्शन करता नहीं है ना। तो जिस कारण क्या होता है ना, इसको हम लोग नोबल एलिमेंट्स कहते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब देखिए हम लोग, देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। मेटल्स किसको कहेंगे और नॉन मेटल्स किसको कहेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। और उसके पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं,
ठीक है, चलिए देखिए अब क्या है ना, मेटल्स जो होता है ना जनरली क्या होता है, ये मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब क्या होता है, कैन बी हैमर्ड इनटू सीट, है ना, मतलब उसको पीट पीट के उसको एक पतला सीट में लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होता है ना वो ब्रिटल होता है, उसको अगर मतलब हैमर से अगर पीटा जाए तो वो क्या होगा ना, टूट जाएगा। जैसे मिट्टी का बर्तन होता है ना, वो गिरेगा तो कैसे टूट के बिखर जाएगा, शीशा कैसे टूट के बिखर जाएगा, तो उस तरह का नॉन मेटल्स जो होता है ना वो क्या होता है, नॉन मिलायबल होता है, जिसको हम लोग ब्रिटल कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, सेकंड जो इसका पॉइंट है वो क्या है ना, डक्टाइल। मेटल्स जो है ना वो क्या है, डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब आप लोग याद रखिएगा, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसको टान के लंबा तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो है ना वो क्या है ना, नॉन डक्टाइल। मेटल्स जो है वो डक्टाइल है, लेकिन नॉन मेटल्स जो है नॉन डक्टाइल है। अगला पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेटल्स जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल जो है भैया वो क्या होता है ना कि नॉट गुड कंडक्टर, मतलब ये लोग जनरली इंसुलेटर्स होता है, ये हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करेगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं, लस्चरस। लस्चरस मतलब क्या होता है ना, चमकीला। मेटल्स जो होता है ना वो चमकता है, ठीक है ना, लेकिन नॉन मेटल्स जो होता है ना लस्चरस नहीं होता, चमकता नहीं है, वो डल होता है दिखने में। अगला चीज देखते हैं, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है ना, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, मतलब उसको टान के, टेंसिल स्ट्रेंथ का एक्चुअल मतलब यह होता है ना कि उसको खींच के या फिर बोले उसको टान के तोड़ा नहीं जा सकता है। आप रेलगाड़ी देखे होंगे ना, रेलगाड़ी का जो हुक लगा हुआ होता है, इतना भारी चीज को वो टान लेता है लेकिन वो टूटता नहीं है ना। तो उसके अंदर हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, मतलब वो हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होता है ना वो इजीली क्या होगा, खींचने से क्या होगा ना, वो टूट जाएगा, है ना। रस्सी जैसा टानने से क्या होता है, टूट जाता है, उसी तरह से अगर इसको टाना जाए, खींचा जाए तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है ना वो बहुत कम होता है। आई होप क्लियर है। चलिए अगला अगर देखा जाए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका डेंसिटी भी जो होता है ना वो बहुत ही हाई होता है। मेटल्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और नॉन मेटल के केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, और जिसके वजह से क्या होता है ना, उसका डेंसिटी भी बोलिए कि कम होता है, या फिर बोलिए कि डेंसिटी क्योंकि कम होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। सोनोरस, अगला पॉइंट है सोनोरस। मेटल्स जो है ना वो सोनोरस है। सोनोरस मतलब अगर उसको, जैसा बेल, घंटी में कैसा आवाज होता है, क्लिंग क्लिंग एक आवाज होता है ना, तो एक मेटालिक साउंड, उसको अगर बजाया जाए, उसको अगर पीटा जाए, हैमर किया जाए, तो वो एक सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल के केस में क्या होगा ना कि वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप वुड, वुड को आप बजा के देखिए, वो क्या क्लिंग क्लिंग वाला आवाज प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर बर्तन गिरता है, बर्तन में कैसा आवाज होता है, क्लिंग एक आवाज होता है ना, तो ये क्या है ना, सोनोरस है, और ये क्या है, नॉन सोनोरस है। अगला जो है ना वो क्या है, मेटल्स जो होता है, जनरली मेटल्स सॉलिड होता है, कुछ एक्सेप्शन है आगे जाके देखेंगे। तो मेटल्स जो होता है ना वो जनरली सॉलिड होता है, और नॉन मेटल्स जो है ना वो जनरली क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है। जितना भी हम लोग नॉन मेटल्स जानते हैं उसके अंदर 11 नॉन मेटल्स ऐसा है जो कि गैस है, और उसमें से एक लिक्विड में है जो कि ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और इसको छोड़ के, ये 11 और एक 12 को छोड़ के बाकी जितना भी नॉन मेटल्स है वो सारा का सारा क्या है ना, सॉलिड स्टेट में है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस जो पीछे छोड़ के गए थे, उस एक्सेप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो ये है, एक सेकेंड इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है तो देखिए कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ग्रेफाइट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आता है तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस किया था कि नॉन मेटल्स जो होता है ना वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है ना वो कार्बन से बना हुआ होता है, और ये एक नॉन मेटल है, बावजूद इसके ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बहुत ही अच्छा से कैरी करता है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट अगर देखा जाए, देखिए अगला जो है ध्यान से देखिएगा, मरकरी। मरकरी इज मेटल। मरकरी जो है ना वो मेटल है, बट ये क्या है ना कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना।
हम जस्ट अभी देखें कि ज्यादातर आपका मेटल्स जो है ना वो क्या है ना कि आपका सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन मरकरी सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक मेटल है जो क्या है ना रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, लेकिन मरकरी जो है ना ये आपका अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगला एक्सप्रेशन देखिए क्या है ना, जस्ट अभी हम लोग ने देखा कि मेटल्स जो होता है जनरली क्या होता है ना वो हार्ड होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लेकिन इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम बावजूद कि ये मेटल्स है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत ही कम है। और साथ ही साथ ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, ये इतना सॉफ्ट होता है ना कि नॉर्मल नॉर्मल नाइफ से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, ग्राफाइट एंड आयोडीन आर नॉन मेटल्स बट दे आर शाइनी। ठीक है, ग्राफाइट नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है। ग्राफाइट तो जस्ट मैंने कह दिया अभी कि ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है ना। तो ग्राफाइट और आयोडीन दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये शाइनी होता है, चमकता है। अगला देखते हैं, डायमंड। डायमंड भी देखिए एक टाइप का एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, लेकिन जस्ट अभी हम लोग ने देखा कि नॉन मेटल्स का जनरली डेंसिटी बहुत कम होता है, लेकिन डायमंड का डेंसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसका है। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, गैलियम। गैलियम क्या एक मेटल है, लेकिन फिर भी क्या है, ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या होता है ना, ये लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को जो है ना उसको क्या करते हैं हम लोग जनरली केरोसिन ऑयल के नीचे स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम को जनरली जो है ना हम लोग केरोसिन तेल के नीचे उसको डुबा के रखते हैं, इसलिए क्योंकि भैया अगर ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक है, जल जाएगा। एक्सप्लोसिव मतलब एक तरह से बोले कि धमाका हो जाएगा, जिस वजह से कोई तो नहीं चाहेगा कि धमाका हो जाए, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना कि उसको केरोसिन तेल के नीचे रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आए ही नहीं। और एयर के कांटेक्ट में अगर आएगा ही नहीं तो वो एक्सप्लोड भी नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, आज के लिए लास्ट टॉपिक है ये, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, सॉरी देखिए रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स ऑन बेसिस ऑफ देयर नेचर टू रिएक्ट विथ अदर नॉन मेटल। कौन मेटल कितना ज्यादा जल्दी दूसरे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, उस आधार पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक रिएक्टिविटी सीरीज बना के रखे हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे ऊपर आता है पोटेशियम जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम जस्ट अभी देखे ना, इसीलिए तो भैया पोटेशियम और सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल के नीचे डुबा के रखते हैं कि बहुत ही ज्यादा ये एक्सप्लोसिव है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे पहले देखिए पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन जो कि नॉन मेटल है, इसको इग्नोर करते हैं, जिंक, आयरन, टिन, लेड और हाइड्रोजन के ऊपर ये सारा का सारा क्या है ना जनरली हाईली रिएक्टिव माना जाता है। और हाइड्रोजन से नीचे आने वाला कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सबको क्या करते हैं ना हम लोग लो रिएक्टिव मानते हैं। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। और हमारा जनरली कभी आप रिएक्शन करने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं तब भी क्या होता है ना, ये बहुत ही काम देता है। तो इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक छोटा सा ट्रिक हम बता देते हैं, शायद आप लोग को पसंद आए। इसको याद कैसे कीजिएगा? हमको ये बचपन में ये बहुत याद नहीं होता था। बचपन में क्या, अभी भी आप हमको बिन देखे पूछ दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं बता पाते हैं, तो ये याद रहता ही नहीं है। तो याद करने का कॉमन तरीका आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो है ना, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, के एन। तो के फॉर केदार नाथ, का, एम फॉर माली, ए से आलू, जेड से जरा, एफ से फीके, एस से सा, पकाता है। क्या आप याद रखिएगा, केदार नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, से, पकाता है, याद रहेगा ना। अब देखिए केदारनाथ में के आता है ना, सबसे पहले के, केदार, नाथ का एन, का सी, माली एम, आलू ए। तो इस तरफ से आप याद रखिएगा, केदार नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, से, पकाता है। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे ये तो आपको याद रहेगा ही, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। प्लैटिनम जो है ना वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है।
ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को हम बहुत हद तक इस चैप्टर को समझा पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है या फिर किसी भी तरह का सवाल आपको है तो आप जरूर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।